हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपने चैनल पे सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे, आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का, और जो कि था 31 दिसंबर 2021 के प्राइमरी सेक्शन का पेपर है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। यह है आज का पहला क्वेश्चन। Ratiram is a milk seller in the city. He sells 10 liter of milk every day at rupees 45 per liter. But every week he has to pay rupees 50 as a tax to municipal corporation. How much money does Ratiram earn in September 2021? देखिए, रतिराम एक मिल्क सेलर है, दूध विक्रेता है, जो हर रोज कितना लीटर दूध बेचता है? 10 लीटर, और 45 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचता है। लेकिन उसको क्या करना है? हर हफ्ते उसको टैक्स भरना पड़ता है 50 रुपये का, हर हफ्ते भरना पड़ता है। तो वो 2021 के सितंबर महीने में कितना उसने कमाया? तो देखिए, सितंबर में पहले हमें देखना होगा सितंबर में दिन कितने होते हैं। तो सितंबर जो है 30 डेज का मंथ होता है। तो वो एक दिन में 10 लीटर बेचेगा, तो 30 दिन में कितना बेच देगा? 300 लीटर जो है दूध बेच देगा। और 300 लीटर का जो रेट है वो 45 पर लीटर है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 13,500 रुपये का जो है वो दूध बेच देगा। लेकिन सितंबर में कितने हफ्ते होंगे? हर हफ्ते उसको 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो 7 डेज का एक हफ्ता होता है, तो 7 4 जा 28, ऑलमोस्ट हर महीने में 4 वीक्स होते हैं कंप्लीट। बाकी कुछ एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं, 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उसको 4 हफ्ते के हिसाब से एक हफ्ते में 50 रुपये देना पड़ता है। तो 4 हफ्ते में उसको कितना देना पड़ेगा? 200 रुपये देना पड़ेगा। 4 7 या 28, ये 28 डेज के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा। बाकी 29 और 30 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाएगा। एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो वो भी नेक्स्ट वीक में आएगा, उसको हम अक्टूबर में जोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसने पहले ही मंडे को ही उसको पैसा देना पड़ता है, हर मंडे को मान लीजिए पैसा देना पड़ता है। ओके, तो 50 रुपये उसको फिर देने पड़ेंगे वो 2 दिन एक्स्ट्रा करने के लिए। तो 250 रुपये उसके इस टोटल अर्निंग में से माइनस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे उसका टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? 13,250 रुपीस। गॉट इट? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक दूध विक्रेता जो सितंबर में कितनी कमाई कर लेता है, ये हमें बताना था। ओके, ये था इसका आंसर कि टैक्स देने के बावजूद सितंबर महीने में वो कितने रुपए कमा लेता है। तो इसका राइट आंसर था 13,250 रुपये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेम्स टुक लोन ऑफ ₹500 फ्रॉम अ लोकल मनी लेंडर एंड कबीर टुक द सेम अमाउंट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। जेम्स पेड ₹11 every day for 55 days to repay the loan and Kabir paid 600 to bank after 55 days. Both the loan were closed by 55 days. Who has paid more amount and by how much? देखिए, कह रहा है जेम्स और कबीर जो है दो दोस्त हैं। ओके, तो जो है दोनों ने 500 रुपये लिया, लेकिन जेम्स ने जो है लोकल मनी लेंडर से लिया। ओके, और जो है कबीर ने जो है बैंक से लिया। जेम्स ने भी 500 लिए और कबीर ने भी 500 लिए। जेम्स क्या करता है? हर रोज 11 रुपये देता है 55 दिनों तक। तो अगर वो 11 रुपये देगा 55 दिनों तक, तो कितने पैसे दे देगा? 605 रुपये। ओके, टोटल। और कबीर ने क्या किया? 600 रुपये दिया लास्ट में आफ्टर 55 डे। 55 डे में
उसने 600 रुपये दिया। तो बोथ द लोन वर क्लोज्ड बाय 55, दोनों के लोन जो है 55 दिनों के अंदर खत्म हो गए। हु हैड पेड मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जेम्स ने 5 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं लोन के लिए। ओके, जेम्स, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ₹5 मोर देन दैट ऑफ कबीर। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेम्स ने जो है 5 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं कबीर से। ये था इसका राइट आंसर। बहुत से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को लगाने से हमारे जो है हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ मिनी बस अ मैक्सिमम ऑफ 15 स्टूडेंट कैन सिट अ 3 टाइम्स ऑफ दैट कैन सिट इन अ बिग बस। एक मिनी बस में 15 बच्चे आ सकते हैं और उसके 3 टाइम्स बिग बस में, बड़ी बस में आ सकते हैं। तो मतलब मिनी बस में अगर मिनी बस में 15 बच्चे आएंगे तो बिग बस में इसके 3 टाइम्स आ रहे, दैट इज 45 स्टूडेंट आ जाएंगे। ओके, तो अब क्या कह रहा है, 112 स्टूडेंट वांट टू गो फॉर ए ट्रिप, 112 स्टूडेंट को ट्रिप पे ले जाना है। सच दैट ईच स्टूडेंट ऑक्यूपाई एग्जैक्टली, और हर एक बच्चे को क्या मिलनी चाहिए, एक सीट मिलनी ही चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल दे रिक्वायर, तो कितने जो है गाड़ियों की जो है ज़रूरत होगी उनको ले जाने के लिए, कितने साधन की ज़रूरत होगी। तो ठीक है, अगर 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस हो जाए तो 2 मिनी बस में, एक में 15 आ रहे तो 2 मिनी बस में 30 बच्चे आ जाएंगे, और 2 बड़ी बस में, एक में 45 आ रहे हैं तो 2 बड़ी बस में 90 बच्चे आ जाएंगे। तो 90 और 30 120 हो गए टोटल, जबकि हमारे पास स्टूडेंट कितने, 112 स्टूडेंट है। तो मान लीजिए 112 स्टूडेंट, कुछ टीचर्स भी हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ही जो है हमारे आ जाएंगे। 2 मिनी बस और 2 बिग बस की ज़रूरत होगी 112 स्टूडेंट को ट्रिप पर ले जाने के लिए। गॉट इट। बाकी ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। ओके, हमें कितने वाहनों की आवश्यकता थी, तो 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस में। 2 मिनी बस में 30 बच्चे आ जाएंगे और 2 बड़ी बस में 90 बच्चे आ जाएंगे, और टोटल 120 बच्चे ले जा सकते हैं इन वाहनों से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स डिवाइजर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, संपूर्ण संख्या। ओके, देखिए हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। देखिए संपूर्ण संख्या कैसे, इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 2, 3 और 6, ये इसके 4 फैक्टर हैं। तो कह रहे हैं उस संख्या को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर होंगे उनका सम 1 + 2 + 3, ये क्या होगा 6, ऐसे करके आ रहा है। बाकी 6 को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर हैं उनको ऐड करके अगर वो नंबर मिले तो उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 48 है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, ओके, और 24 और फिर 48, इतने सारे ये नंबर होंगे। ये तो इनको देख के क्या मतलब इन सब का सम 48 को छोड़ के इन सब का सम करेंगे तो क्या ये पूर्ण संख्या होगी। ये ऑलमोस्ट 48 से बड़ा चला जाएगा। 28 को देख लेते हैं, 1, 2, 7, 14 एंड 28। यहाँ पे देख लीजिए 14 + 7 21, 21 ओके सॉरी 4 भी इसका फैक्टर होगा। 14 + 7 कितना होगा 21, 21 + 4 25, 25 + 2 26 और 27
7, 1 2 7 14 21 25 26 27 28, सॉरी, तो 28 इसका भी सम आ रहा है। 28 को अगर एक्सक्लूड कर दे तो ऐसे ही 496 का भी हो जाएगा। लेकिन 48 जो है यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 से लेके 24 तक जोड़ेंगे तो ये ऑलमोस्ट 48 से बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो 48 जो है एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर? 48 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, और हिंदी में 48 एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1 मीटर इज 1/100th ऑफ 1 किलोमीटर। 1 मीटर जो है 1/100th होता है किलोमीटर का, नहीं 1000th होता है 1 किलोमीटर का। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। 1 लाख जो होता है 1 लाख, दैट इज ये 1 लाख हो गया, तो 1 लाख जो है 100,000 के इक्वल होता है। ये 1000 और ये 100। ओके, ये स्टेटमेंट सही है। 1 मिली लीटर इज 1/100th ऑफ 1 लीटर। 1 मिलीमीटर जो है, मिलीलीटर जो है 100 होता है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि 1000th होता है। ओके, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख। 1 करोड़ जो है 1000 लाख 10 लाख एंड 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ में कितने होते हैं? 1 करोड़ इक्वल टू 100 लाख। ये यहाँ से लाख हो जाएगा, इतने जीरो, और ये 100 लाख हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ हमारे स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या है? सेकंड और फोर्थ। 1 लाख बराबर होता है 100,000 के, और 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख के। बाकी ये दोनों गलत हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम अ 5 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 10। यहाँ पे एक 5 अंकों वाली एक संख्या दे रखी है जो किससे विभाजित होगी? 5 से, लेकिन 10 से नहीं होगी। डिजिट एट माई 10s एंड 1000 प्लेसेस आर द सेकेंड एंड थर्ड प्राइम नंबर। जो 10s और 1000 प्लेस पे है वो सेकेंड और थर्ड प्राइम नंबर है। द डिजिट एट 100 प्लेस इज एट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 ही एक ऐसा है प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं, बाकी सब विषम होते हैं। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। तो 100 प्लेस पे देख लेते हैं, इसमें तो है नहीं, ये होगा नहीं आंसर। इसमें है और इसमें है, इसमें 100 प्लेस पे नहीं है, तो इन दोनों पे फिर देख लेते हैं। 10s और 1000 प्लेस आर द सेकेंड एंड थर्ड प्राइम नंबर। 10s प्ले टेंस पे और 1000 पे देखिए, 10s पे एंड 1000 पे, 10s ये है और 1000 पे सेकंड एंड थर्ड प्राइम नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर तो 2 है, सेकंड प्राइम नंबर क्या होता है? थर्ड, और थर्ड प्राइम नंबर होता है 5th। तो सेकेंड 10s पे कौन सा है? सेकंड प्राइम नंबर। 10s पे है सेकंड प्राइम नंबर, ये 10s है, तो यहाँ पे सेकंड प्राइम नंबर है। ओके, 3। और 1000 पे क्या है? थर्ड प्राइम नंबर। द डिजिट एट 100 प्लेस इज इवन प्राइम एंड 10,000 प्लेस इज इट्स हाफ हु आई एम। और ये जो 100 प्लेस पे जो नंबर है उसका हाफ है 1000 प्लेस पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15,235 इज द करेक्ट नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ओके, ये था संख्या। ये सम अभाज्य संख्या है, ये दूसरी विषम अभाज्य संख्या है, और ये तीसरी विषम अभाज्य संख्या है। तो
दिए हुए कथन के अनुसार ये 15,235 इसका राइट आंसर है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट अ फ्रैक्शन ऑन एडिंग विल रिजल्ट टू 1? इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने का परिणाम 1 मिलेगा? तो देखिए, इनको हमें जोड़ के देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। अगर हम इनको जोड़ेंगे सबको, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, सबको 16 बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 6/16 प्लस 4/16 प्लस 4/16 प्लस 2/16। गॉट इट। सबको जहाँ जहाँ में जैसे 8 को 16 बनाया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, यहाँ 16 बनाना है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 16 था ही, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर 16 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनको जोड़ के देखें, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16/16, दैट इज 1 हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन ऑन एडिंग विल रिजल्ट टू 1? हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है सही हो गया। ओके, बाकी सारे ऑप्शन को हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, वहाँ पे हमें स्मार्ट मैथ्स करने की ज़रूरत है, सारे क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया तो बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने का परिणाम 1 मिलेगा? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा सही कथन नहीं है? ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। हाँ, ये होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। सारे वर्ग जो है आयत होते हैं। ऑल पैरेललोग्राम आर स्क्वायर्स, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, रोम्बस भी हो सकते हैं, ट्रेपीजियम भी हो सकते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स नहीं सही नहीं है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ये सही है। ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, सारे जो आयत होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमसे पूछा है कौन सा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए हमारा जो है सेकंड ऑप्शन ही ये यहाँ के लिए राइट ऑप्शन है। ओके, जो सभी समांतर चतुर्भुज जो है वर्ग नहीं होते हैं, वो आयत भी हो सकते हैं, वर्ग भी हो सकते हैं। ओके, ट्रेपीजियम भी हो सकते हैं, रोम्बस भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्म? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा 3 अंकों वाली संख्या है जिसे हाफ टर्न करने पे ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। तो अब ये किस तरह से रोटेट करना है ये तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये इसका राइट आंसर 4th माना है सीटेट ने। 808 को कैसे भी टर्न करेंगे, जैसे ऐसे टर्न करें या ऐसे टर्न करें या अप्स डाउन ऐसे टर्न करें या ऐसे टर्न करें, ये हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा ही दिखेगा ऑलमोस्ट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, 4th ऑप्शन 808। गॉट इट। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या है, 808। इसको कैसे भी घुमाएं ये हमेशा ऐसे ही दिखेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साइड ऑफ ए क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम विल द न्यू सरफेस एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल्ड? देखिए, क्यूब है, क्यूब ऐसा होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहले ये 5 सेंटीमीटर का था, तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 6a² हो जाता है। तो 6 × 25 कितना हो जाएगा, 150। अगर इसकी भुजाओं को कितना कर दिया जाए, इट बी डबल्ड,
मतलब 5 से 10 कर दिया जाए, अगर 10 कर दिया जाए तो तब भी फॉर्मूला 6a² रहेगा। ओके, तब क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, कितना हो जाएगा 600। और 150 का ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो कितना सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स जो है बढ़ जाएगा। अगर किसी घन की भुजा अगर डबल कर दी जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 4 गुना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 33 सेंटीमीटर, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 2/3 एंड 1/3 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज। एक स्क्वायर है, ओके, उसकी जो है साइड कितनी है, 33 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 33 इंटू 33, और एक उसी का आयत बनाया जाए वैसे ही, सॉरी ये तो हमने क्यूब और क्यूबाइड बना दिया गया, आयत बनाना है हमें सिर्फ। ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2/3, 2/3 मतलब 2 इंटू थर्ड ऑफ 33, तो ये कितना हो जाएगा 22, और ब्रेथ कितनी है 1/3, दैट इज 1/3 ऑफ 33, 11, दैट इज 11। तो इनका एरिया कितना होगा 22 इंटू 11। ओके, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 242 आ जाएगा। ये 33 का स्क्वायर 9 9 9 एंड 9 1089। अब इसमें से 242 को माइनस कर दीजिए। ओके, 7 4 और 8, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 847 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया का जो डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा 847 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये था इसका राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन था जो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरेश started his journey at 11:20 a.m. on June 30 and finished at 5:40 p.m. on July 1st. The time taken to complete the journey is। देखिए, नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 पे जर्नी स्टार्ट करी। 30 जून को 11:20 AM पे। ओके, 12 आफ्टरनून तक चलेगा। ओके, ये PM हो जाएगा, मतलब दिन में। रात को फिर 12 बजे तक, जब तक AM ना हो जाए तब तक भी चल रहा है। फिर अगले दिन, जून 30 का ही महीना होता है, 31 का होता नहीं है, तो अगले दिन कितना हो जाएगा 1 जुलाई को फिर 12 रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। फिर उसके बाद कितना चला है 5:40 PM तक, 5:40 PM। तो देखिए, ये दिन के 12 बजे से रात अगले दिन के 12 बजे तक, तो 24 घंटे ऐसे हो गए। ये 11:20 से 12 बजने तक कितना चला है 40 मिनट, तो 40 मिनट प्लस कर लीजिए। और यहाँ पे शाम को कितना चला है 5 घंटे 40 मिनट, तो 0 4 4 प्लस 8। ओके, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 29 आर 80 मिनट। तो 80 मिनट तो ऐसा कुछ होता नहीं है, 60 मिनट ही होते हैं। तो 80 में से हम 60 मिनट को लेके इधर एक कैरी दे देंगे 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 30 आवर 20 मिनट। तो उसने टोटल कितना ट्रेवल किया है 30 आवर 20 मिनट उसने ट्रेवल किया है।
ओके, इस तरीके से हम इसका टाइम निकालेंगे और हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, यात्रा को पूरा करने में लगने वाला समय कितना है? 30 घंटे 20 मिनट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Class 3 students wrote secret message in the class. Today they wrote opposite word using secret message. Teacher represent black as A K J B G sorry black को लिखा है A K Z B J. Which of the following is the correct opposite of the given word in a secret message? देखिए ब्लैक को क्या लिखा है? B L A C K. ओके, उसको लिखा है A K Z B J. देखिए जैसे -1 का यहाँ पे सीक्वेंस चला है। ओके, पहले वाला तो ब्लैक का अपोजिट कितना हो जाएगा? वाइट, WHITE. अपोजिट को लिखना है ना, टुडे दे रोट अपोजिट वर्ड, तो इसका सीक्वेंस है W से पहले क्या आता है? V, H से पहले G, I से पहले H, T से पहले S और E से पहले D. सब में -1 कर देंगे, यहाँ पे भी -1, तो हमारा स्टेट ऑप्शन क्या हो गया? VGHST. कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट? ये था इसका राइट ऑप्शन। लॉजिकल क्वेश्चन था। कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को AKZBJ में प्रदर्शित किया। इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक होगा? तो पहले ब्लैक का वाइट हमें पता होना चाहिए विपरीतार्थक, और फिर उसका सीक्रेट कोड लिखना है। ओके, ये था इसका सेकंड ऑप्शन सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अथीरा wants to purchase a half a dozen egg, half kg rice, 250 ग्राम salt, 1 मैच बॉक्स. द फॉलोइंग आर द प्राइस लिस्ट इन द शॉप. देखिए इस तरह के क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, जिसमें बिल बनाना है और फिर वो पैसे देते हैं, ये पूछते हैं कि कितना बिल हुआ या फिर कितना टैक्स हुआ या फिर दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा. तो ये इस तरह के क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, इस बार भी आ सकते हैं और आएंगे ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा इस पर. कह रहे हैं कि फिर खरीद पूरा आइटम दिया है और फिर प्राइस दिया है, तो हाफ डजन एग खरीदने, हाफ डजन मतलब 6 एग खरीदने और एक है 4 रुपये का, तो टोटल हो जाएगा 24 रुपये का. ओके, फिर है हाफ के जी राइस. राइस का क्या दाम है? 32 पर केजी. राइस का हो जाएगा हाफ के जी का 16 रुपये. ओके, फिर है 250 ग्राम सॉल्ट. सॉल्ट है 16 पर केजी, तो 250 ग्राम कितना हो जाएगा? 4 रुपये का. और 1 मैच बॉक्स, 1 मैच बॉक्स 3 रुपये का. मैच बॉक्स 3 रुपये का. टोटल कर लीजिए, 6 4 10, 17 का 1, 2 1 3. ओके, मैच बॉक्स राइस, हाफ के जी राइस. द फॉलोइंग आर द प्राइस. ओके, तो 37 रुपये है. इफ़ सी पेड 45.50 विथ हर, तो उसको तो पैसे वापस मिलने चाहिए. सॉरी, कुछ लग रहा गड़बड़ हो रही है. 6 4 10, 14 15 16 17 का 1 2 यहाँ पे हमने थोड़ी गलती, 47 होना चाहिए. और उसने पे कितना किया? उसके पास कितने हैं? 45.5, तो उसके पास 1.5 रुपये कम है. ओके, सी हैज़ टू ऐड 1.50 पैसे टू परचेस ऑल द आइटम. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. ओके, उसको 1.5 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे सारे सामान को खरीदने के लिए. गॉट इट? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पढ़ने में, इसलिए वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी.
चलते हैं, यही इसका भी वही हिंदी पैटर्न है, उसे सभी वस्तुओं खरीदने के लिए 1.5 रुपये जोड़ने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखा बॉट अ केक ऑन हर बर्थडे, शी इनवाइटेड हर 5 friends but 2 of them could not join earlier. She cut the cake into 2 halves and kept one half for herself and gave the rest to her friend. Later 2 of her friends also arrived. She got happy to see them and divided her part into 3 equal pieces. How much part of the original cake she could eat? देखिए, रेखा का बर्थडे था, ओके, उसने एक केक मंगाया, पहले उसने हाफ किया, ठीक है, तो 2 टुकड़े हो गए ऐसे, और उसने 5 फ्रेंड को इनवाइट किया था, उसमें से उसने 2 फ्रेंड नहीं आए, तो उसने केक को कट कर दिया और आधा अपने लिए रख लिया और बाकी उन तीनों फ्रेंड को दे दिया, तो 3 फ्रेंड इसमें खा लेंगे, ओके, तो सबको 1 6 1 6 1 6 मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद उसके बाकी 2 फ्रेंड भी आ गए, ओके, फिर उसने बचे हुए केक में से 3 इक्वल पार्ट किए, ओके, 3 इक्वल पार्ट किए, तो बाकी 2 फ्रेंड को दे दिया, एक खुद अपने ले लिया। तो देखिए, इसमें से हाफ का भी 1/3 लिया है उसने, तो 1/6 पार्ट उसने केक का लिया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन का, भिन्न से रिलेटेड। केक को उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, हमारा थर्ड ऑप्शन, हमारा 1/6 पार्ट उसने खाया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of one of the following is not one of the principle of Dines theory? इनमें से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, ये 29 या 28 दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, ओके। तो क्वेश्चनों को ध्यान रखिए, इस तरह के ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे। इनमें से डाइन्स थ्योरी का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविटी है, डायनेमिक है, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल डाइन्स थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है, ओके। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, फिक्स्ड आंसर वाले क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको इसलिए ध्यान रखिए। उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Number according to Piaget is a synthesis of 2 kind of relationship the child create among object they are. Piaget के अकॉर्डिंग जो है, जो बच्चे जो हैं, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वो कौन से 2 संबंध होते? ऑर्डर और हायरार्किकल इंक्लूजन, ऑर्डर एंड रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन एंड हायरार्किकल इंक्लूजन, सीरिएशन एंड कंजर्वेशन। देखिए, जो प्राइमरी लेवल का पेपर है, तो ये प्राइमरी के बच्चों के हिसाब से पूछा जाता है। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार जो है, बच्चे जो 2 तरह का रिलेशन बनाते हैं, वह है ऑर्डर और हायरार्किकल इंक्लूजन, ओके। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्रम और पदानुक्रम समावेशन इसका राइट आंसर है, वो एक क्रम में याद करते हैं, ठीक है, गॉट इट। ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ऑफन मेक अ मिस्टेक इन कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 0.50 इज ग्रेटर देन 0.5, द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दिस एरर। स्टूडेंट जो है, बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 और को 0.5 से बड़ा मानते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? ओवर जनरलाइजेशन ऑफ होल नंबर फैक्ट टू डेसिमल नंबर, सामान्यीकरण कर देना, क्योंकि वो होल नंबर की तरह जो है पूर्ण संख्या की तरह सामान्यीकरण कर देना। सेकेंड है लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ
नंबर। तो देखिए यहाँ पे मतलब इसका उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ओके, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस तो अभी है ही नहीं, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ये भी नहीं है, इट इज़ अ केयरलेस मिस्टेक नहीं, ओवर जनरलाइजेशन, जो उन्होंने पहले पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा है वही जो है कॉन्सेप्ट डेसिमल नंबर्स के ऊपर भी वो अप्लाई कर देते हैं। ओके, सामान्यीकरण ये इस तरह की गलती करने का तरीका है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं के अति सामान्यीकरण, जो पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा है उन्होंने वही नियम जो है दशमलव संख्या के ऊपर भी लागू कर देते हैं, इस वजह से ये त्रुटि अक्सर बच्चे करते हैं। ये था इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नेशनल इनिशिएटिव taken by the Ministry of Education in 2021 to ensure that every child in the country attain foundation literacy and numeracy। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अनुसार पूछा गया है, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई है कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे। तो इसका सही आंसर क्या है, निपुण भारत। ओके, इस जो है ये इसकी थीम रखी गई है, ये स्टेप लिए गए हैं ताकि हर बच्चे को एक मतलब गणित में साक्षरता प्रदान की जाए। ओके, तो निपुण भारत जो है इसका उद्देश्य है। गॉट इट, ये था इसका राइट आंसर। ये निपुण भारत एक राष्ट्रीय पहल है ताकि हर बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कराई जा सके। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पीयर असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है। पीयर असेसमेंट, इट इंक्लूड असेसिंग स्टूडेंट प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द वर्क ऑफ देयर पीयर। सेकेंड ऑप्शन है इट कैन बी डन इन पेयर और ग्रुप्स। थर्ड ऑप्शन है इट इज अ टूल ऑफ समेटिव असेसमेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन है इट रेफर टू चाइल्ड ओन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। समकक्षी मूल्यांकन के बारे में पूछे है, मतलब आपस में कक्षा मूल्यांकन करना, तो इस तरह के कौन सा कथन सही है। इट इंक्लूड असेसिंग स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द वर्क ऑफ देयर पीयर। ये जो है समकक्षी मूल्यांकन में ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये इस तरह के से इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रति पुष्टि देता है। ओके, समकक्षी मूल्यांकन के लिए ये कथन सही है। बच्चे आपस में ही जैसे कोई काम कराया जाता है, कोई टेस्ट कराया जाता है, तो टीचर कह देती है एक दूसरे मतलब आपस में जैसे एक बेंच में दो बच्चे बैठे हैं तो वो एक दूसरे के एक्सचेंज करके मतलब उसको चेक कर लो। ओके, तो ये होता है पीयर असेसमेंट, आकलन करने का तरीका। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। To introduce the angle sum property, the sum of interior angle of a triangle is 180 degree. The teacher provided cut of different type of triangle to the student and tell the student to measure interior angle of each triangle. The student concluded that the sum of interior angle of any given triangle is 180 degree irrespective of the size or shape of the triangle. The activity is an example of। देखिए टीचर है जो ये पढ़ाना जाती है कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होती है, तो वो पहले नहीं बता देती है। वो क्या करती है, कुछ त्रिभुज के कट पीस देती है और फिर उनके जो एंगल्स को कहती है कि जोड़ के देखो कितना आता है, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, मतलब छोटे बड़े, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, इस तरह के देती है और सबको कहती है जोड़ जोड़ के देखो। वो पहले नहीं बता देती है कि तीनों का सम 180 डिग्री है। बच्चे खुद करके देखते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये गतिविधि किस तरह की उदाहरण है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या एनालिसिस मेथड। तो ये एग्जाम्पल है इंडक्टिव मेथड का, जिसमें पहले डायरेक्ट फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया दिया जाता है, पहले बच्चे
उसमें खुद करके सीखते हैं, तो वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट जो है बन जाता है। गॉट इट। तो इसका सेकंड ऑप्शन इंडक्टिव मेथड सही था। आगमन विधि जो है इसका सही उदाहरण हो जाएगा। निगमानक विधि और या डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले ही फॉर्मूला बता दिया जाता है, उनको रटने के लिए कह दिया जाता है, और फिर क्या होता है बच्चे उसको बार बार याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये हर चीज़ के लिए सही नहीं होता है। विश्लेषण विधि कुछ विश्लेषण नहीं, और प्रदर्शन विधि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंडक्टिव मेथड राइट आंसर होगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेहा वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन विच सब्ट्रैक्शन। नेहा को एक सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम दिया गया। 673 माइनस 257, सी से 257 प्लस 100, 357, 457, 557, 657, 257 प्लस 400 इज 657। इस तरफ पे पहले वो 100 प्लस प्लस करके 657 तक पहुंचती है। फिर नाउ 657 प्लस 10 इज 667, फिर 677, सो 657 प्लस 20 इज 677, 4 लेस देन, मतलब वो पहले स्टेप बाय स्टेप 100 करके जोड़ती है, फिर 657 में 10 करके माइनस करती है, फिर 4 माइनस करती है, फिर बाद में प्लस करती है, और फिर आंसर निकालती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्ट्रेटेजी ऑफ नेहा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है। देखिए ऑप्शन आपको सभी सही लग सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट करके पूछा है। इट्स सो दैट नेहा इज एबल टू यूज हर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन डेवलपिंग हर ओन पर्सनल एल्गोरिथम। सेकेंड है नेहा डज नॉट नो फॉर्मल एल्गोरिथम ऑफ सब्ट्रैक्शन। थर्ड है नेहा इज unnecessarily mixing the concept of addition in solving a problem of subtraction, और it is an informal strategy hence cannot used in written test। देखिए इसमें सारे ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, और हैं भी सही। कि पहले तो कि नेहा एक उसकी अलग तरह की जो है अंडरस्टैंडिंग बता रही है, मतलब वो क्रिएटिविटी दिखाना चाहती है। फिर है दूसरा ऑप्शन है कि वो सब्ट्रैक्शन के एल्गोरिथम को जानती नहीं है। थर्ड है नेहा अननेसेसरी काम कर रही है, या वो एक इनफॉर्मल तरीका यूज कर रही है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या दिखाता है, देखिए वो कर रही है ना, तो वो उसके लिए बच्चे के लिए हमें टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन सही करना पड़ेगा। इट्स सो नेहा इज एबल टू यूज हर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन डेवलपिंग हर ओन पर्सनल एल्गोरिथम। वो एक अपने स्वयं मतलब का एल्गोरिथम जो है समझ बना रही है। ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में सक्षम है। ओके, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है। देखिए रचनात्मक जहां बच्चे करके सीखते हैं, तो चिल्ड्रन कॉपिंग आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ये रचनात्मक क्लास का वो नहीं है इंडिकेशन। चिल्ड्रन रिसाइटिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल इन द फॉर्म ऑफ राइम, जो है चिल्ड्रन जो है टेबल को एक पोएम की तरह गा रहे हैं। या चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन मीनिंगफुल एक्टिविटी, ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, ये तो रोट लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन मीनिंगफुल एक्टिविटी, चिल्ड्रन जो है एक मतलब अर्थपूर्ण गतिविधि में लिप्त हैं, तो ये ऑप्शन रचनात्मक है। टीचर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया। जैसे इससे पहले वाले हम लोग ने क्वेश्चन में भी कहा था कि जो बच्चे जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है करके देख रहे हैं कि 180 डिग्री होता है कि नहीं, तो वो करके सीख रहे हैं, वो अर्थपूर्ण एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एग्जाम्पल है। ओके, चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज।
गॉट इट। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में व्यस्त हैं, गॉट इट। ये था इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following activities mean to enhance problem solving ability among the student of class 3rd? Which of the following activities mean to enhance problem solving ability among the student of class 3rd? देखिए, इनमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हमें डेवलप करना है क्लास 3rd के स्टूडेंट के लिए। ओके, तो क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं? क्रॉसवर्ड पजल कंटेनिंग क्लू फॉर ऑल की टर्म लर्न लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। क्रॉसवर्ड जैसे पजल दी रहती हैं किताबों में वैसा। एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्टूडेंट वर्किंग इन ग्रुप एंड एक्सप्लोरिंग द वेरियस डायमेंशन ऑफ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के डायमेंशन को। कंडक्टिंग एन इंट्रा क्लास क्विज ऑन नंबर एंड ऑपरेशन। क्विज को कंडक्ट करना, इंट्रा क्लास का मतलब क्या है? क्लास के अंदर ही। इंटर क्लास होता है 2 क्लासों के बीच में, और इंट्रा मतलब क्लास के अंदर ही। अ वर्कशीट बेस्ड ऑन सॉल्व, वर्कशीट दे देना नहीं। बाकी देखिए, ये भी 3 ऑप्शन सही है। क्रॉसवर्ड पजल से भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और क्विज कंडक्ट करना और एक्टिविटी, ये सबसे बेहतर ऑप्शन जो है यहाँ पे एक्टिविटी कराना। एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्टूडेंट वर्किंग इन ग्रुप एंड एक्सप्लोरिंग द वेरियस डायमेंशन ऑफ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एनहेंस द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd। ओके, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन का विभिन्न आयामों में खोज रहे हैं, ये कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फीचर ऑफ गुड मैथमेटिकल क्वेश्चन? इनमें से एक गुड अच्छे गणितीय क्वेश्चन प्रश्न के लिए कौन से अच्छे फीचर मतलब होने चाहिए? ओके, गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है? द क्वेश्चन शुड रिक्वायर मोर देन द रिकॉल और एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट और प्रोसीजर। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा याद करने के लिए, फॉर्मूले को याद करना, स्मरण, अपने एक्सपीरियंस को, फैक्ट को याद करना पड़े। या द क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी क्लोज एंडेड, क्वेश्चन हमेशा क्लोज एंडेड होना चाहिए, मतलब जो फिक्स्ड आंसर वाला। और थर्ड, अ क्वेश्चन शुड बी डिवॉइड ऑफ ऑल कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है द क्वेश्चन शुड बी सिमिलर टू व्हाट इज बीइंग गिवन इन द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो उनकी टेक्स्ट बुक्स में हमेशा दिए रहते हैं। तो कैसा होना चाहिए क्वेश्चन, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न के एक अच्छे प्रश्न के लिए निम्न में से कौन सा अभिष्ट लक्षण है? प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रकृति की अधिक अपेक्षित होनी चाहिए, अपेक्षित होना चाहिए। प्रश्न हमेशा बंद सिरे वाला, ये तो हो ही नहीं सकता, बंद सिरे वाला होना ही नहीं चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, जो पाठ्य पुस्तक में दिया है सिर्फ वैसे ही मिलता जुलता समान हो। प्रश्न के सभी संदर्भात्मक स्थितियों से रहित होना चाहिए, ये भी सभी संदर्भों से रहित होगा तो प्रश्न कैसे बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा अभिष्ट लक्षण है? प्रश्न को अधिक स्मरण, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पहले की चीज़ें याद ना करनी पड़े, इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए। प्रश्न में तथ्य और कार्यविधि के स्मरण या प्रकृति के अधिक अपेक्षित होना चाहिए, अपेक्षा होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। गॉट इट। द क्वेश्चन शुड बी रिक्वायर मोर देन द रिकॉल और एप्लीकेशन ऑफ ए फैक्ट और ए प्रोसीजर। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Children at primary stage are able to classify the given shape based on their appearance. They are at which level according to Van Heele level of geometric reasoning? देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है और फिर से क्वेश्चन आए और आगे भी रिपीट होगा। जो प्राथमिक स्तर पे बच्चे हैं वो दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के
चरणों के अनुसार वह कौन से चरण पर हैं। तो देखिए देखकर वो वर्गीकृत कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो विजुअलाइजेशन लेवल पे। ओके, गॉट इट। वैन हीले के अकॉर्डिंग कौन से उस पे हैं, विजुअलाइजेशन लेवल पर वो बच्चे हैं। दृश्यीकरण चरण पर बच्चे उपस्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A student solve the addition problem in the following way। स्टूडेंट जो है एडिशन के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करता है। 253 प्लस 138 3811। देखिए उसने एक गलती कर दी है, जो उसने 8 प्लस 3 11 होना चाहिए, तो 1 उसने कैरी नहीं दिया है। 5 प्लस 3 8, यहाँ 2 प्लस 1 3, तो उसने कैरी नहीं दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट रेमीडियल टेक्निक फॉर द एरर मेड बाय द स्टूडेंट। जो बच्चे ने गलती कर दी है उसको सुधार करने के लिए कौन सी सबसे सही तकनीक है। रिपीट द सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम। जब उसका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो गलती इस तरह से बार बार करेगा, तो क्वेश्चन रिपीट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। गिव द करेक्ट आंसर टू द, करेक्ट आंसर उसको करके दे देंगे, नहीं। स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्लेस वैल्यू यूजिंग डायस ब्लॉक। उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि वो क्लासरूम से बाहर भी जाए, जब आप ना रहें तो भी वो ऐसी गलती ना रहे। वरना आप क्लास में उसको आंसर करेक्ट करके तो दे देंगे, बाद में वो फिर ऐसी गलती करेगा। तो इससे बढ़िया है उसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दे। गिव द सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा, सुधार तकनीक के लिए। गॉट इट, समस्या सुधारने के लिए डीन्स ब्लॉक के उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करें। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्राइमरी मैथमेटिक टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू टेक आउट अ रूलर। As he and she was going to teach the topic on length in measurement, after listening this term, student got confused. How can they take out a king or queen? Mathematics teacher often face such situation in the classroom. The ambiguity in terminology arose because the word ruler is an example of। एक प्राइमरी टीचर ने क्लास में पढ़ाने के लिए, मतलब दूरी मीजरमेंट पढ़ाने के लिए, लेंथ की मीजरमेंट पढ़ाने के लिए कहा कि रूलर निकालो। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि कि किंग और क्वीन को कैसे निकाले, क्योंकि वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि रूलर के दो अर्थ होते हैं। एक रूलर जो जैसे राजा होते हैं वो रूल करते हैं, उनको भी हम रूलर कहते हैं, और स्केल को भी रूलर कहा जाता है। तो ऐसा जो कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में वो क्यों अराइज हुआ, तो जो वर्ड रूलर है वो किस तरह का उदाहरण है, होमोफोन्स है, होमोनिम्स है, पॉलीसेमी है, या प्रीपोजिशन है। ओके, तो वो किस तरह का एग्जाम्पल है, ये होमोनिम्स है। क्या है, होमोनिम्स है। ऐसा वर्ड है जो जिसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं अलग अलग जगह पे। ये किस तरह का, रूलर जो है सम नाम शब्द है। ओके, गॉट इट। इसका राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टू नंबर व्हेन डिवाइडेड विल गिव द क्वेश्चन 4 सच क्वेश्चन इज। ऐसे कौन से नंबर है जिनको डिवाइड करने पे हमारा भागफल 4 होगा, इस प्रकार का प्रश्न क्या है। डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल, बीइंग ओपन एंडेड, एनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग, आर डिस्करेज्ड, आर दे प्रोड्यूस मैनी आंसर, कैन नॉट बी सॉल्व बाय चिल्ड्रन एट ए प्राइमरी लेवल। देखिए ये तो कैन नॉट बी सॉल्व बाय चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल, ये नहीं कह सकते। डिस्करेज करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ओके, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये आंसर हो सकता है। और डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल, परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित कर सकता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीटेट ने आंसर माना है वो सेकंड ऑप्शन को माना है कि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और इस तरह की ये जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, मतलब
ब्रॉड थिंकिंग को डेवलप करता है। ओके, मुक्त सिरे वाला प्रश्न है और ये अपसारित चिंतन को बढ़ावा देता है। ओके, ताकि बहुत सारे ऑप्शन होंगे इसके, तो बच्चे बहुत सारे अलग अलग आंसर देंगे, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनकरेज करेगा। ओके, ये था इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिक्स फॉर ऑल इज वन ऑफ द विजन स्टेटमेंट ऑफ NCF 2005. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द विजन स्टेटमेंट? जो गणित सबके लिए, सभी के लिए गणित राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृश्यीकरण है, सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा कथन दर्शाता है? मैथमेटिक टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी फ्री फ्रॉम जेंडर बायस। गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक पक्षपात के मुक्त होना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। मैथमेटिक टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी फ्री फ्रॉम जेंडर, कास्ट एंड एबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मैथमेटिक टीचिंग जो है जेंडर पे, लिंगिक भेदभाव, जाति आधार पे और क्षमता के आधार से दूर होना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है। मैथमेटिक टेक्स्ट बुक शुड बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टूडेंट। जो गणित की बुक है वो सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए फ्री अवेलेबल होना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है। या मैथमेटिक्स शुड बी टॉट एज कंपलसरी। मैथमेटिक जो है 12 तक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे, और ये फ्री भी नहीं कर सकते, फ्री भी जो है फ्री करना एक अलग से, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं है। मैथमेटिक फॉर ऑल का विजन ये नहीं था कि मैथमेटिक्स की बुक को फ्री कर दे। इन दोनों ऑप्शन में से सही है कि यहाँ पे जेंडर बायस से मुक्त होना चाहिए, और सेकंड ऑप्शन में आ रहा है जेंडर, कास्ट और एबिलिटी बेस से भी मुक्त होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है मैथमेटिक्स फॉर ऑल विजन को NCF 2005 के अनुसार। ओके, गणित शिक्षण जो है अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, इस कथन को अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है। ये था आज का सेशन। आप लोग का सेशन कैसा लगा? डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। इसी के क्वेश्चन पेपर के एक EVN सेक्शन का एनालिसिस भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।